दोस्तों आज हम पॉलिटी के बारे में पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ेंगे। आज का पहला हमारा भाग रहेगा संवैधानिक ढांचा। इसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ चर्चिल के रूप में उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। दोस्तों अब हम इसमें पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। चलिए दोस्तों, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तीसरा, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। पांचवा, ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब अनिवार्य कर दिया गया। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: पहला, कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर अथवा मुक्त कर दिया। कंपनी के सेवकों को उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा, राजस्व मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा, कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। चौथा, प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी प्रमुख विशेषताएं: पहला, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरा, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए पद का गठन किया गया। यहाँ पर द्वैध शासन का आरंभ हुआ। तीसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं निरीक्षण करे। अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 1793 का चार्टर्ड कानून। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभाव शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंट के गवर्नर को विस्तारित कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरा, भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। चौथा,
कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। पांचवा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चार्टर्ड कानून 1813, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला, कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। दूसरा, कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। चौथा, भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसिंदों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। पांचवा, भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी व्यवस्था था। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता इसकी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, इसका दूसरा प्रमुख विशेषता है, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायकी संबंधी शक्तियां से वंचित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इसकी तीसरी विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। इसकी चौथी विशेषता, चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हालांकि दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इसकी पहली विशेषता, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। चौथी इसकी सबसे बड़ी विशेषता, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना था। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसकी पहली विशेषता, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताकत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट को समाप्त कर भारत का द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसकी तीसरी विशेषता, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथा इसकी विशेषता, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली विशेषता, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन रूप में कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसकी दूसरी विशेषता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंटियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी, जिसे 1833 रेगुलेटरी अधिनियम में छीन लिया गया था। इसकी चौथी विशेषता, वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रदान की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी। इसकी पांचवी विशेषता, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी पहली विशेषता, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरी इसकी विशेषता, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया।
इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब हम बात करेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? जब यह अधिनियम लाया गया था तो उसमें भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले थे और लॉर्ड मिंटो उस समय के भारत के वायसराय थे। इसकी पहली विशेषता, इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। दूसरी विशेषता, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसकी तीसरी विशेषता, दोनों स्तरों पर विधान परिषदों कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इसकी चौथी विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ साथ इस योजना का प्रधान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्हें विधि सदस्य नियुक्त किया गया। इसकी पांचवी सबसे बड़ी विशेषता, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जगत के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की। इस कानून को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी पहली विशेषता, पहला, इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया था। इसकी दूसरी विशेषता, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, जैसे हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में दोस्तों क्या आते थे? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता था, शिक्षा आता था, स्थानीय स्वास्थ्य था, कृषि था। और जबकि आरक्षित विषयों में दोस्तों क्या आता था? पुलिस आता था। आरक्षित विषयों में पुलिस आता था, न्यायिक प्रशासन आता था, जेल आता था, भूमि राजस्व आता था, वित्त आता था इत्यादि शामिल थे। दोस्तों, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और वह इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। दोस्तों, इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता, अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की। द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन। इसकी चौथी सबसे बड़ी विशेषता, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसकी पांचवी सबसे बड़ी विशेषता, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। छठा, इस कानून ने संपत्ति कर अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसकी सातवीं सबसे बड़ी विशेषता, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। इसकी आठवीं सबसे बड़ी विशेषता, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसकी नौवीं सबसे बड़ी विशेषता, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत किया गया। इसकी 10वीं सबसे बड़ी विशेषता, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इसकी पहली विशेषता, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इनमें 3 सूचियाँ थी, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 34 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया। इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथी सबसे बड़ी विशेषता, 6 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत। पांचवी सबसे बड़ी इसकी विशेषता जो हम कह सकते हैं, दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, सामान्य सीटें आरक्षित की गई, महिलाओं तथा श्रम श्रमिकों के लिए भी
सीटें आरक्षित की गई। सातवां की सबसे बड़ी विशेषता, मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला गया। आठवां इसकी विशेषता, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नौवीं इसकी विशेषता, न संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसकी 10वीं सबसे बड़ी विशेषता, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 11वीं, बर्मा को अलग कर दिया गया। 12वीं, उड़ीसा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। और 15वां, महासंघ प्रांतों के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए महालेखा परीक्षक नियुक्ति किया गया। दोस्तों चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं।